हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड का मंथली असेसमेंट शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जेसीईआरटी की तरह जो एग्जाम लिया जा रहा है वो शुरू हो चुका है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का हिंदी ए का सोल्यूशन क्लास टेंथ का दोस्तों अभी अक्टूबर महीना में आप लोग का हिंदी ए का एग्जाम होगा। फिर हिंदी बी का भी इसके बाद आप लोग वीडियो अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारा क्वेश्चन फटाफट सबका जवाब देख लेते हैं और आप लोग अपना एग्जाम में लिख सके। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाले हैं, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इस पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए क्या है, धैर्य के बारे में लिखा हुआ है कि जिसके पास धैर्य है वह जो इच्छा करता है वह प्राप्त कर लेता है। प्रकृति हमें धीरज धारण करने की सीख देती है। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा पैसेज है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है, लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है। मतलब जो लक्ष्य प्राप्ति का द्वार है दोस्तों कौन खोलता है जीवन में, तो धैर्य ही है। देखिए धैर्य ही है दोस्तों कि हम लोग को लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खोलता है। किसी भी कार्य में अगर धैर्य नहीं रहेगा तो आप उस काम को पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति जो है उसको कौन चरितार्थ करता है। तो दोस्तों जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं, जल्दी जल्दी करो जिसमें धैर्य नहीं होता है वही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं उसका अधीर मन होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, माली कितना भी वृक्ष को सींच ले परंतु फल प्राप्ति समय या ऋतु आने पर ही होती है। यह भावार्थ दोहे की किस पंक्ति से निकलता है। मतलब ये तो सच ही है कि माली कितना भी पानी दे ले, जब फल आने का बारी होगा तभी फल आएगा, उससे पहले तो आएगा नहीं। यह किसको जो चरितार्थ करता है, तो इसको किसको कहता है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ हो। आप कितना दीजिए पानी नहीं, कितना खाद दे दीजिए नहीं, टाइम आने पर ही होगा, धीरे धीरे सब कुछ हो। ठीक है, धीरे धीरे फल भी मिले, धीरे धीरे सब कुछ हो। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है कि किसी काम को करने में कम समय कब लगता है। तो कम समय कब लगता है, जब हम लोग किसी काम को शांत मन से करते हैं ना। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। अब शीर्षक आप लोगों को खुद से देना है। तो चलिए मेरे अनुसार जो शीर्षक हो गया, देखिए क्या धैर्य का महत्व है, अनुशासन का महत्व। तो पूरा जो आप लोगों का ये जो पैसेज है धैर्य के ऊपर ही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो, धैर्य का महत्व बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं, ग्रामर पोर्शन से है कि बोल रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया का भेद बताएं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसका कौन सा क्रिया होगा। तो देखिए सकर्मक अकर्मक में आप लोग कैसे पहचानेंगे, आप लोग क्या क्वेश्चन पूछे क्या, अगर उसका जवाब मिल गया तो सकर्मक, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को पता चल जाएगा, महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई, क्या पिलवाई, चाय पिलवाई, तो चाय जवाब हो रहा है ना, तो यहाँ पर सकर्मक उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अव्यय से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए ये वाला जो ऑप्शन 4 दिख रहा है कि लिंग वचन पुरुष काल के प्रभाव से प्रभावित रहने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 4 नंबर, वह डैश आलोचना ही करता है, उचित अव्यय भरना है, तो भर दीजिए ना सदा, वह सदा आलोचना करता है। आलोचना करना बुरी बात है, मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्या बोला है कि इनमें से कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन शायद कटिंग हो गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन था दोस्तों, लेकिन आप लोग आंसर सही हो जाए इसका कपट। ठीक है, कपट जो दोस्तों जो है वो कुशल शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों होगा लेकिन कपट इसका सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कपट जिस ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों सब्जेक्टिव आंसर देख लेते हैं सभी का जल्दी से, और उसको आप लोग सही आंसर लिखा है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया है, उसको आप लोग लिख दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर में, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, और अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा ताकि आगे आप लोग को हेल्प हो बोर्ड एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं वो सारा चीज़। तो दोस्तों सारे सब्जेक्टिव सवाल हम लोग आ चुके हैं। देखिए 3, 4, 5, 3 नंबर जो है आप लोग का, 3 नंबर में आप लोग को 4 सवाल सॉल्व करने बोला है, 4 नंबर में भी 4 सवाल सॉल्व करने बोला है। ठीक है, और जो 5 नंबर है 4 नंबर में भी 4 नंबर में भी 4 सवाल सॉल्व करने बोला है, और 5 नंबर है उसमें 2 का सवाल सॉल्व करने बोला है। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 सवाल, इसमें भी टोटल 6 सवाल है, इसमें आपका 3 सवाल है, उसमें से 2 करने बोला है। चलिए सभी को कर लेते जल्दी से। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है 3 का 1 नंबर में कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो कैसे लोगों को देने की बात कही, तो देखिए गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। क्या आ जा रहा है क्या, कि उन लोगों का इसका उपदेश देना चाहिए योग का जिनका मन चंचल है, जिनका एक जगह पे नहीं ठहरता, लेकिन उन गोपियों का क्या, वो तो हमेशा पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रमे हुए हैं, उनको योग का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही है। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर
संकेत करता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, तो उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। कौन कौन सा अर्थ? कि बादल अपनी गर्जना के माध्यम से मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। बादल से होने वाली बरसात मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करती है। जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करती है और जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। ये 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो देखिए, क्यों नहीं हट रही कवि की आंख? फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। वो फागुन महीने का जो दृश्य होता है अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर देती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही। अरे भैया, बहुत सुंदर है फागुन, ठीक है, यही है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम और सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। यानी कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद दिखाता है कि हाँ, देश के अभी भी बच्चों में जो लोग हैं उनके में देश भावना जागृत है, तभी वहाँ पर चश्मा लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। भविष्य उज्जवल है देश का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्धव के व्यवहार की, जो कि 4 नंबर का पहला सवाल है, ठीक है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो देखिए, उद्धव की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल चुपड़े गागर से की गई है। कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, तेल चुपड़े गागर पर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। गोपियों के अनुसार उद्धव तो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम के दंश से वंचित है। जिस तरह कहा जा रहा है नहीं कि जिस तरह से कमल का पत्ता कीचड़ में रहेगा फिर भी पानी का एक बूंद उस पर नहीं जमेगा, जिस तरह से कोई तेल लगा हुआ कोई आपका गागर है उस पर पानी नहीं ठहरेगा, उस पर कह रहा है कि जो लेखक है वो कृष्ण के समीप रहकर भी उनसे प्रेम से वंचित है, ये कहा गया है, ठीक है। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसात बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, निराला जो थे वो क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए न कहने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है, ठीक है। मेघ गर्जना, गड़गड़ गड़गड़, तो क्या वो क्रांति का एक भावना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने जीने फागुन की सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है, ठीक है। पेड़ पौधे में पत्ते पाकर खेल रहे हैं, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है, बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है, डालियाँ कहीं हरी तो कहीं लाल पंक्तियों से भरी हुई है। यही में उसका व्यापकता का इसी प्रकार वर्णन किया गया है, ठीक है। ये हो गए 3 चैनल। पान खाने वाले का पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले कैसा था? तो देखिए, पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उनके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। यही उनका चित्रण हो गया, ठीक है। अगला सवाल 5 नंबर का है, जो कि 5 नंबर का 1 नंबर है कि बोल रहा है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बालगोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो देखिए, बालगोविंद भगत जो थे वो एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। क्या क्या गुण थे? देख लीजिए, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते, नहीं किसी से झगड़ा करते थे, जानवर में किसी की भी चीज़ नहीं छूते, नहीं बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, और कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाता, वहाँ से जो कुछ भी भेंट सौरत मिलता उसे प्रसाद के रूप में घर ले आता, और उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। ये सारा चीज़ था जो उन्हें एक साधु बना रहा था, ठीक है, सारा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, 5 नंबर का देख लीजिए। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? बड़ा अच्छा आंसर देख लीजिए क्या बोला है। बोला है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री भिन्न है। पहले बच्चे घर से बाहर खेलते थे, वे मिट्टी से चीज़ें बनाकर खेलते थे। बच्चे अपने गांव में घरौंदा बनाने का खेल खेला करते थे। इसके लिए वे एक छप्पर बनाते, दियासला से किवाड़ बनाते और घड़े के मुंह से चूल्हा चक्की तैयार किया करते थे। पूजा की आचमनी से कलछी बनाते, फिर पानी रेत धूल मिलाकर उसे जेवनार बनाते थे। आजकल पहले की तरह बूढ़े दूल्हे नहीं मिलते, जबकि आजकल माता पिता बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलने देते।
पहले बच्चे क्या करता, हुल्लड़बाजी, शरारतें और टुकबंदियाँ करते थे, परंतु आज बच्चे घर में कैद होकर खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। बहुत ही सही बात है। उनके खिलौने प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे खिलौने से खेलते हैं। बरसात में ही बच्चे घर में डूब के रहते हैं। आज बच्चों की दुनिया बनावटी और जहरसीन हो गई। आप लोग खुद अपने आसपास देख सकते हैं, आप लोग खुद को ही देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग बाहर खेलने उतना नहीं जाते हैं आजकल, भरे आप लोग फ़ोन लेकर गेम खेलने लगते हैं, पबजी, फ्री फायर, जो कि बहुत बुरी बात है। ठीक है, और ये शरीर के लिए भी हानिकारक है, मानसिक दृष्टि से भी हानिकारक है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो ये सब अगर कोई करते हैं तो उसको कम कीजिए और कहीं फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वाला खेल कीजिए, ताकि आपका इससे स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे। तो दोस्तों ये था आप लोग का आज का हिंदी का बी, जो कि पूरी तरह से सभी का अपलोड हो गया है इसका आंसर। और इसके बाद दोस्तों हम हिंदी ए का है, हिंदी बी का भी हम कर देंगे, उसका जल्दी आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए जिसको उसकी जरूरत है, ताकि जल्दी से उसका आंसर लिख सके और उसको अच्छे से समझ भी लीजिए, ताकि एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।